आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 624वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कीम का बड़ा हवा मचा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या वास्तव में चुनावी चंदे में पारदर्शिता ला पाई है सरकार, इस बारे में चर्चा करते हैं। चुनावी बॉन्ड किसने खरीदा, किसको दिया, ये बात अभी भी रहस्यमय बनी हुई है। चुनाव के बाद लकीर पीटता न रह जाए विपक्ष। लिमटी की लालटेन के 624वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनावी बॉन्ड का चिन्ह बोतल से बाहर आया, पर ये 2-3 माह में कहीं गायब ना हो जाए। सरकार ने 2016 और 2017 के वित्त अधिनियम के माध्यम से चुनावी बॉन्ड योजना शुरू करने के लिए 4 अधिनियमों में संशोधन किया था। ये अधिनियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आरपीए कंपनी अधिनियम 2013, आयकर अधिनियम 1961 और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010, FCRA 2016 और 2017 के वित्त अधिनियमों के माध्यम से किए गए थे। 2017 में केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को वित्त विधेयक के रूप में सदन में लाई। वित्त विधेयक के रूप में सदन में इसके पेश किया गया। सदन में पारित होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की अधिसूचना जारी हुई थी। चुनावी बॉन्ड योजना आरंभ हुए 6 साल बीत चुके हैं। 2018 से 2024 6 साल बीत चुके हैं। सियासी मामलों में रुचि रखने वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसे ADR भी कहा जाता है, के द्वारा इस संबंध में सवालों के जखीरों के साथ देश की शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। भारतीय स्टेट बैंक, और जिसके द्वारा चुनावी बॉन्ड बेचे गए थे, उसके द्वारा शीर्ष अदालत में के सामने जिस तरह समय मांगा गया, जिस तरीके की उसकी गतिविधियां थी, और एक के बाद एक झटके में ही जब शीर्ष अदालत के द्वारा इस पूरे मामले में सख्ती बरती गई, तो एक झटके में ही पूरी जानकारी एक ही दिन में मुहैया करा दी गई। उसे देखकर SBI की मंशाओं पर बड़ा संदेह होता है। SBI की मंशाएं कटघरे में खड़ी हुई दिखाई देती हैं। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जो जानकारी दी गई है और जिस जानकारी को चुनाव आयोग के द्वारा अपनी वेबसाइट पर डाला गया, वो 2 भागों में है। स्टेट बैंक के द्वारा ये क्यों किया गया, ये तो स्टेट बैंक प्रबंधन जाने, पर यह बात साफ है कि इस जानकारी में खरीदने वालों, इसमें से एक जानकारी खरीदने वालों की और दूसरी जानकारी वो बॉन्ड भराने वालों की है। इन दोनों ही जानकारियों में ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस बॉन्ड को किसने किसके लिए खरीदा और जिसे बनाया गया उसे किसके द्वारा दिया गया था जिसे बनाया गया। इसमें बॉन्ड का नंबर, बॉन्ड सीरियल नंबर भी गायब है। यूनिक नंबर भी अभी तक बैंक के प्रबंधन के द्वारा शीर्ष अदालत को नहीं दिए मुहैया कराया गया। ऐसी स्थिति में खुलासा हो तो आखिर कैसे हो। विपक्ष इस मामले में सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। विपक्ष की धार उतनी पैनी नहीं दिखाई दे रही है जो चुनाव के दौरान अमूमन रहा करती है। चुनाव के दौरान जिस तरीके की धार होना चाहिए। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि इस मामले को ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रयोग है और इसकी प्रभावशीलता और लाभ समय के साथ निर्धारित होंगे। उनका कहना था कि नए बदलाव जब भी प्रस्तुत होते हैं उस पर सवालिया निशान लगना स्वाभाविक है। मजे की बात तो यह है कि जिन बड़े घरानों को के नाम लेकर विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधती थी, नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा जाता था, उन अंबानी और अडानी के नाम, ये कहा जाता था कि अडानी और अंबानी के द्वारा सरकार चलाई जा रही है, इन दोनों के नाम योजना के दानदाताओं की सूची में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे
विपक्ष को निराश होना स्वाभाविक है। वैसे ये जांच का विषय है कि जिन कंपनियों को बॉन्ड के जरिए राजनीतिक चंदा जिन कंपनियों के द्वारा दिया गया है, उनका कितना हित सियासी दलों के द्वारा साधा गया है, क्योंकि बॉन्ड सरकार में बैठी भाजपा, उसके सहयोगी दलों के अलावा विपक्ष के सारे जितने भी दल हैं उनके द्वारा बनाया गया। पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। और रोटी फिल्म का ये एक गीत आपको याद होगा। जब आपने चंदा लिया है तो आप उसमें आपको भी पता होगा कितनी पारदर्शिता थी, चाहे सरकार हो या विपक्ष। देश पर माफ कीजिएगा, देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस के लोग कांग्रेस को अब दूसरे नंबर की पार्टी कहते हैं, क्योंकि पहले नंबर पर स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुल दान का 47.5% भारतीय जनता के पास पार्टी के गया है, और दूसरे नंबर पर दान जो दिया गया है वो दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में राज करने वाली तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस, उसको मिला है। और कांग्रेस को सिर्फ 11.1% हिस्सा मिला, तीसरे स्थान पर है। चौथे नंबर पर तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति को 1215 करोड़ और बीजू जनता दल को 776 करोड़, पांचवें स्थान पर बीजू जनता दल रहा है। अब आप ही बताएं, कांग्रेस दूसरे स्थान पर है या तीसरे स्थान पर? जाहिर है कांग्रेस तीसरी पायदान पर फिसल चुकी है। ये बात कांग्रेस के रणनीतिकार पता नहीं कब समझ पाएंगे। विपक्ष का ये भी आरोप है कि सरकारी एजेंसीज के द्वारा कार्रवाई के उपरांत अनेक संस्थानों के द्वारा बॉन्ड खरीदे गए। जब कार्रवाई की गई उसके बाद बॉन्ड खरीदे गए। पर चुनाव के वेबसाइट पर डली जानकारी में को अगर आप बारीकी से आप देखेंगे तो कुछ बॉन्ड्स सिंगल नाम से भी खरीदे गए हैं, कुछ सिंगल लोगों के द्वारा भी खरीदे गए। ये शख्सियतें कौन हैं, इस बारे में पता लगाने की मांग कौन करेगा? क्या एडीआर नामक गैर राजनीतिक संस्था को नहीं ये सब करने का जिम्मा लिया हुआ है? आखिर विपक्ष क्या कर रहा है? अगर सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना विपक्ष को नापसंद थी तो उसने इस योजना का लाभ उठाते हुए हजारों करोड़ रुपए का चंदा क्यों लिया? जब इस योजना को कानून का रूप दिया जा रहा था तब सदन में विपक्ष के द्वारा वजनदारी से विरोध क्यों नहीं किया गया? अपनी बातें वजनदारी के साथ क्यों नहीं रखी गई? किसी ने अगर इस योजना के तहत विपक्षी दलों को चंदा दिया था तो उस चंदे को विपक्ष ने स्वीकार क्यों किया? न जाने कितने प्रश्न इस तरह के होंगे जो देश के हर नागरिक के दिमाग में घुमड़ रहे होंगे। जैसा कि हमने आरंभ में कहा था कि इस मामले को विपक्ष उतने जोर शोर से नहीं उठा रहा है जितना चुनावी बेला में उठाया जाना चाहिए। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने आधी सदी से ज़्यादा देश पर राज किया है। कांग्रेस के पास अपने समय के वित्त मंत्रियों की लंबी फौज होगी। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक में पदाधिकारियों की तैनाती के दौरान भी न जाने कितने लोगों को कांग्रेस के द्वारा उपकृत किया गया होगा। तब कांग्रेस के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की सही, असली और प्रामाणिक जानकारी निकालना मिनटों का, चुटकियों का खेल है। पर जिस तरह से विपक्ष के कदम ताल दिखाई दे रहे हैं उसे देखकर यही लगने लगा है कि चुनाव के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया जाएगा और इसका सच शायद ही देश की जनता के सामने आ सके। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और जिस तरह से विपक्ष के द्वारा भी इसे बनाया गया, चंदा लिया गया, तब क्या वास्तव में जनता के सामने पूरी जानकारी आ पाएगी। लिमटी की लालटेन के 624वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना है तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। और रोजाना इसका प्रसारण होता है। अगर आपको ये सारी खबरें, लिमटी की लालटेन आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 625वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।